आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर सेकंड। 1 जुलाई को हमारा पहला लेक्चर हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम लोग जानते हैं कि वैदिक संस्कृति क्या है, यानी कि वैदिक संस्कृति का परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन और महान सभ्यताओं में से एक है वैदिक संस्कृति, जो न केवल भारतवर्ष की आत्मा मानी जाती है बल्कि समस्त विश्व के लिए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रेरणा का स्रोत है। इस संस्कृति का नाम वेदों से लिया गया है, जो ज्ञान के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। वैदिक संस्कृति ने भारतीय समाज की मूलभूत धारणाओं को आकार दिया है और धर्म, आचरण, विज्ञान, समाजशास्त्र और राजनीति जैसे विषयों को अपनी दृष्टि से परिभाषित किया है। इसकी गहराई, व्यापकता और सजीवता आज भी भारतीय परंपराओं में महसूस की जा सकती है। अब हम जानेंगे वैदिक काल के कालखंड और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल की समयवादी लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक वैदिक काल या फिर इसे त्रैवैदिक काल भी कह सकते हैं, और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ और उन्होंने सप्त सिंधु क्षेत्र, यानी जो आज का पंजाब उसके आसपास का क्षेत्र है, वहां पर निवास करना प्रारंभ किया। इसके बाद जो काल आता है उसमें आर्यों ने गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश किया, जहां वैदिक संस्कृति का विस्तार और अधिक हुआ। वैदिक साहित्य के माध्यम से हमें तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उस युग में समाज और संस्कृति का निर्माण गहरी आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता के संतुलन पर आधारित था। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। इसमें हम लोग जानेंगे वेदों का स्वरूप और महत्व। आइए जानते हैं बिना किसी देरी के। वेद वैदिक संस्कृति की रीढ़ है। इनमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि वे तत्कालीन समाज की ज्ञान, संस्कृति, विज्ञान, औषधि, खगोल शास्त्र और संगीत की जानकारी भी देते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें अनेक देवताओं की स्तुति और यज्ञ का वर्णन है। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का उल्लेख मिलता है। सामवेद संगीत का मूल है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, आयुर्वेद और सामान्य जीवन शैली से संबंधित ज्ञान समाहित है। इन वेदों के माध्यम से ही वैदिक जीवन के चारों पक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परिकल्पना साकार होती है। अब हम लोग जानेंगे वैदिक धर्म और धार्मिक आस्थाओं के बारे में। आइए जानते हैं बिना किसी देरी के। वैदिक धर्म मूलतः एक एकेश्वरवादी विचार पर आधारित था, यद्यपि उसमें अनेक देवताओं की उपासना भी की जाती थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत, उषा, सरस्वती आदि देवता प्रकृति से संबंधित शक्तियां थीं, जिनकी आराधना त्रचाओं और यज्ञों द्वारा की जाती थी। यज्ञ वैदिक धर्म का प्रमुख अंग था, जिसके माध्यम से मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करता और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता था। वैदिक काल में धर्म केवल कर्मकांड नहीं था, बल्कि नैतिकता, सत्य, अहिंसा और आत्म संयम का भी प्रतीक था। ऋषियों ने त्रुटि, यानी कि सामाजिक और प्राकृतिक नियमों की अनुकूलता को धर्म का आदरण बनाया है। ये जिस नोट से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, ये बहुत ही आसान भाषा में है। आप इस नोट्स को पढ़ेंगे, आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ डाउनलोडेबल लिंक भेज दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे वैदिक समाज की संरचना के बारे में। वैदिक समाज एक जीवंत और गतिशील संरचना थी,
जिसमें 4 वर्णों की स्थापना देखने को मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आरंभ में यह विभाजन कर्म आधारित था, लेकिन कालांतर में यह जन्म आधारित हो गया। ब्राह्मणों को शिक्षा और यज्ञों का कार्य सौंपा गया। क्षत्रिय शासन और रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। वैश्य कृषि, व्यापार और पशुपालन करते थे, जबकि शूद्र समाज की सेवा के कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त वैदिक समाज में परिवार की संस्था भी बहुत मजबूत थी, जहां पिता को कुलगुरु और माता को गृह लक्ष्मी माना जाता था। स्त्रियों को शिक्षा, यज्ञ और सामाजिक निर्णयों के भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। विशेषता प्रारंभिक वैदिक काल में। अब हम बात करेंगे शिक्षा प्रणाली और ज्ञान परंपरा के बारे में। वैदिक शिक्षा प्रणाली अत्यंत सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मानुभूति था। गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, जहां उन्हें वेद, दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र, युद्ध विद्या, भाषा और तर्कशास्त्र का ज्ञान दिया जाता था। स्मृति, मनन और चिंतन पर विशेष बल दिया जाता था। शिक्षा निःशुल्क होती थी और गुरु दक्षिणा विद्यार्थी की श्रद्धा पर आधारित होती थी। स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति थी और वे विदुषी कहलाती थीं, जैसे गार्गी, मैत्रेयी आदि। अब हम बात करेंगे राजनीतिक ढांचा और शासन प्रणाली के बारे में। वैदिक काल में जनपदों और राज्य की स्थापना प्रारंभ हो चुकी थी। प्रत्येक जन या कबीले का मुखिया राजा कहलाता था, जो यद्यपि शक्तिशाली होता था, लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं होता था। उसकी सत्ता पर नियंत्रण सभा और समिति जैसे 2 महत्वपूर्ण संस्थान रखते थे। सभा वरिष्ठों की परिषद होती थी, जबकि समिति में आम जन भाग लेते थे। राजा का कर्तव्य था धर्म की रक्षा, न्याय का पालन और जनता की सेवा। उसका उत्तरदायित्व देवताओं के प्रति भी होता था, इसलिए वह यज्ञों के आयोजन में विशेष रुचि लेता था। वैदिक काल की राजनीति और धर्मचार्य की अवधारणा प्रमुख थी। अब हम बात करेंगे आर्थिक जीवन और जीविकोपार्जन के बारे में। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। गोधन यानी गायों की संख्या को व्यक्ति की समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। कृषक कृषि कार्य करते थे, जिसमें बैलों का उपयोग होता था। इसके अलावा व्यापार, शिल्प, धातु कर्म, बुनाई, कष्टकला आदि भी जीविकोपार्जन के साधन थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मुद्रा चलन के संकेत भी मिलते हैं। नदियां, विशेषता गंगा, यमुना, सरस्वती, व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करती थी। समाज आत्मनिर्भर था और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करता था। अब हम बात करेंगे नारी की स्थिति और भूमिका के बारे में। वैदिक संस्कृति में नारी को अत्यंत सम्मानीय स्थान प्राप्त था। प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियां यज्ञों में भाग लेती थीं, वेद पाठ करती थीं और शिक्षित होती थीं। विवाह में उनकी सहमति आवश्यक थी। स्त्रियों को धार्मिक, सामाजिक और बौद्धिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेती थीं, परंतु वैदिक काल में उनकी स्थिति में हास्य देखा गया है और वे धीरे धीरे केवल गृहस्थी तक सीमित हो गई हैं। फिर भी वैदिक संस्कृति में स्त्री को शक्ति और सरस्वती का स्वरूप माना गया है। अब हम बात करेंगे विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र के बारे में। वैदिक युग विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा था। वैदिक ऋषियों ने खगोल शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, गणित, औषधियों, वनस्पति विज्ञान आदि विषयों में गंभीर चिंतन किया। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ऋतुओं की गति को समझने के लिए यज्ञों का समय निर्धारण किया जाता था, जिससे ज्योतिष का विकास होता था।
गणित में संख्याएं, माप, रेखाएं, कोण और ज्यामिति का उल्लेख मिलता है। औषधियों में जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाता था और अथर्ववेद में अनेक रोगों की चिकित्सा विधियां वर्णित हैं। इस प्रकार वैदिक संस्कृति केवल आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी समृद्ध थी। अब हम बात करेंगे संगीत, कला और साहित्य के बारे में। सामवेद वैदिक संगीत का मूल आधार है। उसमें ऋचाओं को गाकर प्रस्तुत करने की पद्धति थी, जिसे गाना कहा जाता था। संगीत को देवताओं की आराधना का माध्यम माना जाता था। वाद्य यंत्र में वीणा, डमरू, तुरी, बांसुरी आदि का प्रयोग होता था। कला के रूप में चित्रकला, स्थापत्य कला, हस्तशिल्प, बुनाई आदि का उल्लेख मिलता है। साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आर्याक और उपनिषद जैसे ग्रंथों की रचना हुई, जो उच्च कोटि के चिंतन और दर्शन से परिपूर्ण है। इन ग्रंथों ने न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक दर्शन को भी प्रभावित किया है। अब हम बात करेंगे उपनिषदों और दर्शन के उदय के बारे में। वैदिक संस्कृति का उत्कर्ष उपनिषद के चिंतन में दृष्टिगोचर होता है। उपनिषद वेदांत के भाग हैं, जो आत्म, ब्रह्म, मोक्ष और आत्मानुभूति जैसे विषयों की गहन व्याख्या करते हैं। अहम ब्रह्मासि तद्वंसिम सर्वं खल्विदं ब्रह्मा जैसे महावाक्य वैदिक दर्शन की गहराई को दर्शाते हैं। उपनिषदों में ईश्वर की एकत्वता, आत्मा की अमरता और कर्म फल सिद्धांतों की प्रमुखता दी गई है। यह चिंतन न केवल धार्मिक था बल्कि वैज्ञानिक और तार्किक भी था, जिसने बाद में दार्शनिक विद्यालयों को जन्म दिया, जैसे संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक आदि। अब हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति की विरासत और आज के संदर्भ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज भले ही समय, समाज और तकनीकी बदल गए हों, पर वैदिक संस्कृति की जड़ें आज भी भारतीय जीवन में विद्यमान हैं। वेदों की ऋचाएं आज भी मंत्रों के रूप में सुनाई देती हैं। यज्ञ और पूजा पद्धतियां आज भी वही हैं। उपनिषदों की शिक्षाएं आज भी जीवन को दिशा देती हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः और वासुदेव कुटुंबकम जैसे वैदिक विचार आज के वैश्विक समाज के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। वैदिक संस्कृति केवल एक ऐतिहासिक विरासत नहीं, बल्कि यह एक जीवंत जीवन दृष्टि है, जो हर युग में प्रासंगिक बनी रहती है। अब हम इसके निष्कर्ष पे आते हैं। अब बात करेंगे उपसंहार की। वैदिक संस्कृति का एक ऐसा अमूल्य निधि है, जिसने भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक चेतना को शाश्वत स्वरूप दिया है। इसकी व्यापकता केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी प्रकाश रश्मियां पूरे विश्व में फैल चुकी हैं। यदि आज का समाज वैदिक जीवन मूल्य को अपनाए, जैसे सत्य, धर्म, ज्ञान और स्वामित्व, तो शांतिपूर्ण, नैतिक और समरस समाज की रचना संभव हो सकती है। वैदिक संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का द्वार भी है। अब हम बात करेंगे वैदिक काल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर यूपी SSS पेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ है? इसका सही आंसर होगा वेद। आइए जानते हैं इसको डिटेल में। वेदों को श्रुति कहा जाता है और ये वैदिक संस्कृति का मूल आधार है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और इन्हीं से वैदिक धर्म, जीवन शैली, दर्शन, यज्ञ परंपरा और सामाजिक व्यवस्था विकसित हुई है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? इसका सही उत्तर होगा 1028। आइए इसको डिटेल में समझेंगे। ऋग्वेद में कुल
10 मंडल हैं, जिनमें 1028 त्रचाएं यानी मंत्र संग्रहित हैं। ये त्रचाएं विभिन्न देवताओं की स्तुति हैं और वैदिक युग के धार्मिक विश्वास का दर्पण है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि वैदिक युग की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? इसका सही आंसर होगा कृषि और पशुपालन। आइए इसको डिटेल में समझेंगे। वैदिक काल में कृषि और गौपालन की आजीविका के मूल साधन थे। गोधन यानी गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। ऋग्वेद में गौ का कई बार उल्लेख हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में गण और जन का तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर होगा समुदाय और कबीले। आइए इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। गण और जन शब्द वैदिक काल में जनजातीय समुदाय और कबीलों के लिए प्रयुक्त होते थे। जनों का नेतृत्व राजा करता था, परंतु उसकी शक्ति सीमित होती थी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि किस वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सामवेद। आइए इसको भी डिटेल में समझेंगे हम लोग। सामवेद में ऋग्वेद की त्रचाओं को गाने के स्वर में प्रस्तुत किया गया है। यही वेद वैदिक संगीत का आधार माना जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। वैदिक काल में राजा के निर्णयों को नियंत्रित करने वाली संस्था थी, यानी कि राजा के निर्णय को कौन नियंत्रित करता था? इसका सही उत्तर होगा सभा और समिति। आइए इसको डिटेल में जानेंगे। सभा और समिति दो प्रमुख प्रशासनिक संस्थाएं थीं। सभा में वरिष्ठ लोग होते थे, जबकि समिति में सामान्य जनता भी भाग लेती थी। ये राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि त्रुत का क्या अर्थ है वैदिक संस्कृति में? इसका सही आंसर होगा नैतिक और प्राकृतिक नियम। आइए जानते हैं। त्रुत का अर्थ है कि वह सार्वभौमिक सत्य और व्यवस्था जो सृष्टि और समाज को संचालित करती है, इसे वैदिक धर्म का आधार माना गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में स्त्रियों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा विदुषी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को विद्या का अधिकार था और गार्गी मैत्री जैसी विदुषी वैदिक सभाओं में भाग भी लेती थी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। उपनिषद में किस तत्व पर विशेष बल दिया गया है? इसका सही आंसर होगा आत्मा और ब्रह्म। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। उपनिषद वेदांत का भाग है जो आध्यात्मिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करते हैं। यहाँ आत्मा और ब्रह्म के एकत्व की बात की गई है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वैदिक समाज में 4 वर्ण किस सिद्धांत पर आधारित थे? इसका सही आंसर होगा कर्म आधारित। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार थी, जैसे ब्राह्मण ज्ञान, क्षत्रिय रक्षा, वैश्य व्यापार और शूद्र सेवा। बाद में यह जन्म आधारित हो गई। अब हम वैदिक काल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस जानेंगे। बिना किसी देरी के आइए मजा आएगा। वैदिक संस्कृति किस सभ्यता के बाद विकसित हुई है? इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे हम लोग। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्य भारत आए और उन्होंने वेदों की रचना की, जिससे वैदिक संस्कृति का आरंभ हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर होगा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी कि 2 भागों में बांटा है। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे हम लोग। प्रारंभिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और ऋग्वेद के अनुसार
और उत्तर काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। ब्राह्मण आर्यक उपनिषदों के अनुसार जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद की भाषा क्या थी। इसका सही आंसर होगा वैदिक संस्कृति। आइए इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यह एक प्राचीनतम भाषा है जिससे बाद में संस्कृत, प्राकृत और आधुनिक भाषाएं बनाई गई हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। इसका सही आंसर होगा 4। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। ऋग्वेद में स्तुति है, यजुर्वेद में यज्ञ की जानकारी है, सामवेद में संगीत, अथर्ववेद में गृहस्थ जीवन की जानकारियां उपलब्ध हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। वेदों में किसे प्रथम वेद कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। इसे प्रथम वेद भी कहा जाता है और प्राचीनतम वेद भी। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे हम लोग। यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 1028 त्रचाएं हैं जो देवताओं की स्तुति में है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता का उल्लेख है। इसका सही आंसर होगा इंद्र। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। इसमें पूछा जा रहा है अग्नि का क्या महत्व था। इसका सही आंसर होगा यज्ञों का माध्यम। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच संपर्क का सेतु माना गया है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ऋग्वेद का सामाजिक जीवन कैसा था। इसका सही आंसर होगा सरल और ग्रामीण। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे हम लोग खेती पशुपालन करते थे, परिवार प्रमुख संस्था थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है शिक्षा का प्रमुख स्रोत क्या था। इसका सही आंसर होगा गुरुकुल। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या आदि सीखते थे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है वेदों को किसने सुना और स्मरण किया है। इसका सही आंसर होगा ऋषियों ने। आइए इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे हम लोग। वेदों का ज्ञान श्रुति परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चला है। अब हम बात करते हैं वैदिक काल से बनने वाले वन वर्ड प्रश्नोत्तरों की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि यज्ञों का उद्देश्य क्या था। इसका उत्तर होगा देवताओं को प्रसन्न करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि यज्ञ में किस धातु का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर होगा तांबा और सोना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है। इसका सही आंसर होगा यज्ञ विधियों से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। इसका सही आंसर होगा कर्म आधारित। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में कौन से 4 वर्ण थे। इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि आश्रम प्रणाली के 4 भाग कौन से हैं। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किस धर्म का उदय हुआ है। इसका सही आंसर होगा उपनिषदों के साथ ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान का विकास हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विवाह संस्था कैसी थी। इसका सही आंसर होगा एक पत्नी प्रणाली। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। इसका सही आंसर होगा प्रारंभ में सम्मानित, बाद में गिरावटी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे। इसका सही उत्तर होगा आश्रम,
और गुरुकुल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रमुख व्यवसाय क्या था। इसका सही उत्तर होगा कृषि। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है कि पशुपालन में क्या महत्व था। इसका सही आंसर होगा गाय संपत्ति मानी जाती थी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है कि गावो विश्वस्य मात्र का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर होगा गाय विश्व की माताएं हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है कि व्यापार कैसे होता था। इसका सही उत्तर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है कि आर्थिक लेन देन में मापन का क्या माध्यम था। इसका सही उत्तर होगा पंक्ति और हाथ का प्रयोग। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है त्रैवैदिक काल में शहरी जीवन कैसा था। इसका सही उत्तर होगा नहीं, गांव आधारित जीवन था। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में लोहा मिला। इसका सही उत्तर होगा हाँ, लोहे का उपयोग आरंभ हुआ था। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है कि सिक्के प्रचलन में थे। इसका सही आंसर होगा नहीं, निशक या षड़ नाम की धातुएं चलन में थी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रमुख अनाज क्या था। इसका सही उत्तर होगा जौ और गेहूं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जल स्रोत कौन कौन से थे। इसका सही उत्तर होगा नदियां, कुएं, सरोवर। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। राज्य का प्रमुख कौन होता था। इसका सही उत्तर होगा राजा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है कि राजा कैसे चुना जाता था। इसका सही उत्तर होगा सभा या जनसभा द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है मंत्रियों की सभा को क्या मानते थे। इसका सही आंसर होगा सभा और समिति। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है क्या राजा निरंकुश था। इसका सही उत्तर होगा नहीं, सभा की सलाह आवश्यक थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। राजा का प्रतीक क्या था। इसका सही उत्तर होगा रथ, ध्वज, सिंहासन। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है त्रग्वेद में सबसे बड़ा सामाजिक संगठन कौन सा था। इसका सही आंसर होगा जन। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है स्त्रियां सभा में भाग लेती थी। इसका सही उत्तर होगा हाँ, प्रारंभिक काल में। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है न्याय व्यवस्था कौन देता था। इसका सही उत्तर होगा राजा या पुरोहित वर्ग। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नगर व्यवस्था कैसी थी। इसका सही उत्तर होगा समिति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र थे। सेनापति का क्या कार्य था। इसका सही उत्तर होगा राजा के लिए युद्ध संचालन करना। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। उपनिषद क्या है। इसका सही आंसर होगा दर्शन ग्रंथ। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। वेदांगों की संख्या क्या है। इसका सही आंसर होगा 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है कि आयुर्वेद का उल्लेख कहाँ है। इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद में। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है ज्योतिष विद्या क्यों आवश्यक थी। इसका सही उत्तर होगा यज्ञों की तिथियां जानने के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा जा रहा है सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई है। इसका सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल के बाद। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। धर्म सूत्रों का क्या कार्य था। इसका सही उत्तर होगा सामाजिक नियम बनाना। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे।
वेदों की रक्षा कैसे होती थी? इसका सही उत्तर होगा श्रुति और स्मृति परंपरा द्वारा। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा जीवन मूल्यों, धर्म और ज्ञान का विकास। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न पे और ये आखिरी भी है। वैदिक संस्कृति की क्या विरासत है? इसका सही आंसर होगा भारतीय धर्म परंपरा, संस्कार और भाषा की नींव। तो इसी के साथ हमारे आज के 2 लेक्चर खत्म होते हैं। अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कल का भी लेक्चर आप अटेंड कर लें। मैं इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक 7 दिनों में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, तो कनेक्टेड रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ में।